ऑलराइट बेटा। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंथैल्पी के बारे में डिस्क्राइब किया था, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब किया था। सो आज देखते हैं इंथैल्पी चेंज फॉर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए भी, ओके, एंड केमिकल रिएक्शंस के लिए भी कैसे हम डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं। चलो लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं। सबसे पहला देखेंगे, हाँ, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी फॉर डिफरेंट प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में भी बेटा सॉलिड, लिक्विड, फेज ट्रांजिशन, गैस गैस कन्वर्जन, सॉलिड सॉलिड कन्वर्जन, गैस गैस कन्वर्जन, और उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे बेटा, किस पे आएंगे इसके बाद, केमिकल रिएक्शन। ओके, सो ये सारे हेडिंग के अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं सॉलिड के अंदर कैसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक आयरन का ब्लॉक है और सपोज करो वो T1 टेम्परेचर पे है और ये सॉलिड है, और फिर मैंने इसको हीट सप्लाई किया सच दैट कि ये Fe सॉलिड T2 टेम्परेचर पे हो। नेचुरली मैंने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में कर रखा है। बाहर कैसी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, है ना। एक बात बताओ, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि अगर सॉलिड को तुम गर्म करोगे तो क्या सॉलिड बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा? नहीं करेगा, बहुत मार्जिनल होता है चेंजेस। एक सॉलिड को गर्म करने पे डेफिनेटली एक्सपेंशन होता है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5% से भी कम है। मतलब अगर 100 ml का सॉलिड ले लिया है तो अगर आपने हीट किया तो हो सकता है 105 ml तक बन जाए, बट 100 ml वाली चीजें 200 ml तो नहीं बनने वाली जब तक कि उसका लिक्विड एंड फाइनली गैस की साइड में ट्रांजिशन ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन है T1 से T2, इंटरेस्टिंगली ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है। कितने समझदार लोगों को लगता है कि जो भी हीट आप सर यहाँ दिए हो, ये हीट कुछ और नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी है एंड नियरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी है, और यही वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा यू भी है, और यही वैल्यू डेल्टा एच भी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कल, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपने हीट सप्लाई किया था वही क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट सप्लाई करते हो वो क्या होता है। समझ आया बात? इसका मतलब कि डेल्टा एच डेल्टा यू में कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्या मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि
Cp एंड Cv में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आइडियल गैस में जैसे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता था, यहाँ Cp Cv लगभग बराबर है। लगभग वर्ड इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, अगर वो ना हो ना तो कोई जरूरत नहीं है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये नोट करके लिख लो। तो कितने लोग करेंगे ये वैल्यू तो सर सिंपली ms डेल्टा t हो जाएगी। ये सुनो, ये वैल्यू सिंपली ms डेल्टा t हो जाएगी। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। सिमिलरली कितने लोग बोल रहे हैं लिक्विड में भी यही कहानी हो जाएगा सर? मतलब अरे यार बात समझो, मैं लिमिट बता रहा हूँ, 5-7% से ज्यादा होगा क्या? और 5-7% हम लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं। कोई भी चीज जो 10% से ज्यादा होती है उसको हम कंसिडरेशन में लेके आते हैं, उसके अंदर अंदर है तो ठीक है। सबको समझ आ रहा है? आओ फेज ट्रांजिशन को समझते हैं। फेज ट्रांजिशन में भी दो चीज है, पहला लेके चलेंगे, कौन सा? सॉलिड लिक्विड, वही कहानी है ना, लिक्विड लिक्विड का भी ऐसे ही सेम है, इसके लिए भी यही चीज आएगी, सिमिलर टू दैट। मतलब मैं तुम्हें बता रहा था कि डेल्टा एच डेल्टा यू और हीट सब एक ही चीज है इसके लिए, जब ट्रांजिशन ना हो रहा हो सॉलिड टू सॉलिड, मतलब फेज ट्रांजिशन ना हो रहा हो। अब सॉलिड टू लिक्विड में कितने लोग कह रहे हैं कि अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में, इन ओपन एटमॉस्फेयर इन ओपन एटमॉस्फेयर अगर ये हो रहा हो सॉलिड टू लिक्विड में, तो कितने लोग कह रहे हैं जो हीट होगा वो कुछ और नहीं QP ही है? बोलो, कांस्टेंट प्रेशर, ये सुनो। और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच। और कितने लोग कह रहे हैं Q की वैल्यू m इंटू एल एफ लिखना पड़ेगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलो सबको समझ आ रहा है क्या? मेल्टिंग टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया यहां तक बात? मैंने बोला कि ये ट्रांजिशन कब हो रहा होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर पे तो हो रहा होगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है ना। अब यहीं पे मैं बात कर लूं दूसरा ट्रांजिशन, कौन सा? लिक्विड से वेपर। मैंने इक्विलिब्रियम क्यों दिखाया? क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज होता है ना, फेज ट्रांजिशन। सो लिक्विड से वेपर जब भी जाएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे इन ओपन एटमॉस्फेयर, कितने लोग कह रहे हैं Q का वैल्यू अगेन QP है और वही वैल्यू डेल्टा एच है, और वो इस बारी क्या हो जाएगा? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबको समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जब भी कोई चीज चेंज होती है, इसमें 5-10% का चेंजेस आता है, 10% हो सकता है, 12-15%, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। यहाँ कितने लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा गैप आता है? ये सुनो, आता है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप? तो एक क्वेश्चन करते हैं एंड विल सी हाउ यू गाइस विल फिगर इट आउट। हमें बताओ किस केस में लेटेंट हीट की वैल्यू याद होनी चाहिए? वाटर के केस में? तो मैं वाटर का ही क्वेश्चन देता हूँ, करिए आप लोग, लिखिए। और इसके बाद गैस टू गैस का ट्रांजिशन हम लोग देखेंगे ना। बेसिकली ये तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, आपको नोट मेकिंग कैसे करनी थी, ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद पहला हेडिंग डाल करके फिर दूसरा हेडिंग डाल करके फिर
तीसरा हेडिंग डाल करके फिर एक ही में करोगे तो मेरे पास बड़ा सा बोर्ड है, आपके पास छोटा सा कॉपी है, नहीं हो पाएगा, फिर क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, एक एक हेडिंग डाल करके। हाँ गुड, अर्शन ने अच्छा किया, चलो वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो 1 mole of liquid water at 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius is converted into vapor completely, converted into vapor completely at कितने टेम्परेचर पे बेटा? एट, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टूड है? अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिफाइन हो सके। आपको मालूम है ना, प्रेशर भी जरूरी है बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए। प्रेशर बदलोगे बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, लिख लिया? कंसिडर द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। कितना होता है बताओ वाटर का? हाँ लिख लो, 540 कैलोरी पर ग्राम। LV फॉर वाटर 540 कैलोरी per gram. Latent heat of vaporization as 540 calorie per gram. Then find क्या निकालना है आपको बेटा? Find the value of delta H and delta U. Okay? Assuming, क्या assume करना है? PV is equal to nRT valid for vapor. ये assume कर लेना है, हालांकि वैलिड नहीं होता है। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और ट्विस्ट करना चाहता तो इस बारी मैं आपको डेंसिटी भी दे सकता था, बट वो मैंने नहीं दिया, सिंपल पूछा आपसे, करिए। कितने लोग का आ गया आंसर? चलो मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखो। डेल्टा एच तो आ गया होगा, वो तो आसान है। डेल्टा एच की वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं? ये तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर ही है, और वो वैल्यू M इंटू एल है, क्योंकि हीट जो भी सप्लाई हुआ है। मास कितना है 1 मोल का? 18 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, तो कट गया क्या, कितना आ गया? 18 इंटू 540 कैलोरी, 9720 कैलोरी। सबको समझ में आ रहा है? अब इंटरेस्टिंग है कि डेल्टा U कैसे निकाले, क्योंकि भाई ये हीट तो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई हो रही है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं। आपको मालूम है कि वॉल्यूम वेपर का बहुत ज्यादा होगा 18 ml का। अब कैसे करें? तो उसका तरीका है,
आप इंथैल्पी का जो एक्चुअल इक्वेशन था उसको यूज करो ना। H की वैल्यू क्या होती है? U प्लस PV। अब बताओ क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर तो कांस्टेंट है? बोलो, प्रेशर कांस्टेंट था ना, कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है? तो निकल जाएगा बाहर, P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। और P डेल्टा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V डेल्टा H। कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर हमें मालूम है, V2 माइनस V1 हम निकाल लेंगे। बोलो, डेल्टा H भी हमें मालूम है, डेल्टा U नहीं मालूम है बाबा, यही तो निकालना है। P डेल्टा V मालूम है, डेल्टा H मालूम है, तो ये निकल जाएगा। क्या कैलकुलेशन करके बताओगे इन अप्रोप्रिएट यूनिट? कैसे करेंगे? प्रेशर का वैल्यू कितना था? 1 atm। वॉल्यूम V2, V ऑफ वेपर क्या करेंगे? nRT/P माइनस कितने लोग कह रहे हैं लिक्विड का वॉल्यूम 18 ml होगा। 18 डिवाइडेड बाई, ये 18 ml कहां से आया? 1 मोल वाटर है और लिक्विड वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम का मतलब 18 ml। समझ में आया? तो वैसे भी ये नेग्लिजिबल होगा बेटा इसके कंपैरिजन में। अब कितने लोग कह रहे हैं ये प्रेशर सेम ही तो है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपको एनआरटी निकालना है। क्या नंबर ऑफ मोल नहीं मालूम है? 1। आर नहीं मालूम है भाई, 1 मिनट, कौन से यूनिट में? वो जरूरी है, कैलोरी में, तो 2 ले लो। टेम्परेचर यार 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में रखना है। हाँ बिल्कुल, 373। कितना आ गया ये वैल्यू बताना? 647 कैलोरी, ये सुनो। तो यहां रख दो बेटा, इसमें से घटा लो, डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा। समझ आया क्या? क्लियर हुआ? आसान था ना ये? हाँ चलो ठीक है। हाँ अरे यार इतने बड़े वॉल्यूम के सामने 18 ml क्या करेगा? ये रख करके देखोगे बहुत ज्यादा आएगा ये। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये वेपर बन गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इजी भी है। एक क्वेश्चन और करोगे? दूं मैं? अब इस बारी जो मैंने एजम्पशन दिया था कि आइडियल गैस इक्वेशन मान लो वैलिड है, इस बारी मैं तुम्हें ना ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन को बोल रहा हूं वैलिड नहीं है। ठीक, तो आप लिखो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस is converted into vapor 100 degree Celsius. Then find the value of delta H and delta U. आपको क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ H2O वेपर डेंसिटी ऑफ H2O वेपर आपको एज्यूम करना है रफली 20 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और कम करते हैं ना, इसको 2 ग्राम पर लीटर कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो, 2 ग्राम पर लीटर।
वैसे आइडियली बताऊं तो और भी कम होता है ये, 2 ग्राम पर लीटर मैंने बहुत ज्यादा। ये बेसिकली इस ऑर्डर का होगा, 1/40 के आसपास ग्राम पर लीटर, 1/40 1/30 के आसपास आएगा। ठीक है, बट चलो अभी तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए आपको दे रहा हूँ, आप इस हिसाब से करो और आंसर निकालो। चलो जल्दी करो। अच्छा, वो सारी वैल्यू एज इट इज है बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू 540, वो सारी वही। इसको बहुत बढ़िया से करना बेटा प्लीज, बहुत सोच करके करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। ठीक है, डू इट फास्ट। क्या आया भैया आंसर? हम्म,
करें? सबने कर लिया क्या कर रहे हो अभी? देखो मैं बता दे रहा हूं इसका कैलकुलेशन करना। देखो बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 50 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड है और यहां से ये कहां जा रहा है? आपको मालूम है पहले 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड तक जाएगा, है ना? ये भी लिक्विड था और फिर इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं ये वेपर वाला ट्रांजिशन होगा। यहां से यहां में जो हीट सप्लाई करोगे वो लगभग कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर बराबर होगा। सॉरी, ये लगभग क्यों, ये तो हमेशा ही बराबर है। Q इज इक्वल टू QP, ये तो है अप्रोक्सीमेटली QV। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होगा। अग्री करते हो सब लोग? तो ये वैल्यू कितनी है वो तो आप MS डेल्टा T कितना आ रही है? 1 इंटू 50 कैलोरी आ गया। यहां से यहां जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इसका भी आपने क्यों निकाल लिया होगा? ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये हमने फर्स्ट के लिए कर लिया, सेकंड के लिए करते। Q का वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं? ये तो QP है सर, और यही डेल्टा H है। कितना है? बोलो 540 कैलोरी, 180। समझ में आ गया? लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि सर जो हमारा P डेल्टा V, सारा प्रॉब्लम वहीं से आता है। फॉर फर्स्ट कितने लोग कह रहे हैं ये वैल्यू डेल्टा H भी है और यही वैल्यू डेल्टा U भी है। पहला निकल गया। सेकंड वाले केस में डेल्टा H इज इक्वल टू, अभी हमने सीखा था, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बताओ प्रेशर कितना है? डेल्टा H आपको मालूम है, प्रेशर कितना है? 1 atm। डेल्टा V अब इस बारी आपको लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम यहाँ पे V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। तो V2 कितने लोग कह रहे हैं, मतलब वेपर का है, V2 कितना हुआ? 1 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है? अरे बाबा मैं उसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लीटर में ही, क्या दिक्कत? हाँ तो कितना है? 2 ग्राम पर लीटर, तो ये आ जाएगा लीटर। कितना आ गया आंसर? 0.5 लीटर। तो 0.5 मतलब 500 ml हो गया। इसको लीटर में ही रहने दो यार, 0.5 माइनस ये कितना होगा? 1 आएगा 1 ml। अभी कितने लोग कह रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1000? अरे समझ में आ रहा है ना? 1 ग्राम लिक्विड था तो उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 1 ml हुआ। 1 ml मतलब 1/1000 लीटर। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये नेग्लिजिबल है, इसके सामने नेग्लेक्ट कर। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लीटर में देख रहा हूँ। ठीक है, आ गया। सो 0.5 इंटू 1 कितना आ गया? 0.5 atm लीटर। बोलो ना, ये वैल्यू कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 atm लीटर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 101.3 जूल। बोलो, कैलोरी में चेंज कर लो, 101.3 डिवाइडेड बाई 2 कैलोरी। ये आ गया प्लस डेल्टा यू, और यही वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा एच। यहां से डेल्टा यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। सबको क्लियर है? फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही है, और वो वैल्यू m इंटू एल है। सो मास इंटू लेटेंट हीट। मास कितना था? 1 ग्राम था। लेटेंट हीट कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 540 विल बिकम 540। अब सारा पंगा है डेल्टा यू कैसे निकाले। तो हमने इक्वेशन मालूम है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर था तो पी बाहर आ गया, पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी हमने निकाल लिया, प्रेशर 1 atm था,
डेल्टा वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वेपर का वॉल्यूम कैसे निकाला? वेपर का वॉल्यूम, वेपर का मास डिवाइडेड बाई उसकी डेंसिटी। वेपर का मास कितना है? जो इसका मास है 1 ग्राम, वही तो वेपर में चेंज हो रहा है। डेंसिटी कितना है? 2 ग्राम पर लीटर, तो मैंने यहां रख दिया 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम पर लीटर, लीटर ऊपर आ गया 0.5 लीटर। ये वेपर का हुआ। लिक्विड का कितना है? 1 ग्राम 1 ml के बराबर है, तो यहाँ 1 ml 1 ml को मैंने इतना रख दिया, ये वैल्यू ऐसे आ गई। कर लिया कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है भाई? 0.5 इंटू 101.3/2, कितना आ रहा है ये वैल्यू बताओ? रफली 25 कैलोरी आ रहा है क्या? देखो ना, रफली 25 कैलोरी आ रहा है बेटा, देखना, कर लो यार इसको जल्दी, यूज कर लो कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे जल्दी आंसर चाहिए बस इसका। एक कॉमन सेंस लगाओ, 1 ग्राम लिक्विड वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा या 1 ग्राम वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होगा? तो तुम्हारे हिसाब से तो 1000 लीटर ये बन रहा है, ये 0.5 ही लीटर बन रहा है। चुप रहो यार, तुम क्या कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, लिक्विड का अगर 1 ग्राम पर ml है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। मास कितना है? 1 ग्राम। डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml, यानी कितना आ गया? 1 ml। 1 ml जो चीज आता है उसको क्या 1/1000 लीटर नहीं बोलते हैं? वही तो लिखा है यहाँ पे 1/1000। इधर लीटर में चेंज करना है, इसको भी लीटर में चेंज करना है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाओ ना। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब एक्सेप्टेबल एकदम नहीं है। इतना सब कॉमन सेंस लगाना है। कितना आ रहा है? 514 पॉइंट, अरे ये बताना बेटा 25.3 ना। हाँ तो मैं बता रहा था ये वैल्यू लगभग 25.3, तो हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर? 5। डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, ये 50 कितना रहा? ये 25 आ रहा है, 25, ये 25 था, रफली 25 मान लो कैलोरी। और ये डेल्टा एच हमारा कितना था? अभी हमने निकाला था, डेल्टा एच कितना निकाला? 540। डिफरेंस ले लो बेटा, आंसर आ गया। डेल्टा यू का वैल्यू कितना आया? 51। अब देखो टोटल का निकालना है, तो यहां दोनों का तो सेम ही था, तो डेल्टा यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू। पहला वाले का डेल्टा यू वन कितना है? 50, वही डेल्टा एच भी था 515, कितना आ गया दोनों? 565 कैलोरी, ये पहले वाले का। ठीक है, डेल्टा एच नेट की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। डेल्टा एच वन कितना था? 50। डेल्टा एच टू कितना था? 540। कितना आ गया? किसी का भी आंसर सही आया था पूरा? नहीं, ये वॉल्यूम के चक्कर में नहीं, कंसेप्ट सही लगाया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक चलेगा, वो तो आप इंप्रूव कर लोगे। कौन सा वाला? ये नहीं करूंगा, ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, गैस टू गैस ट्रांजिशन का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एंड विल सी इफ यू गाइस कैन डू इट नाइसली। ओके, गैस टू गैस ट्रांजिशन। देखो, 2 mole of a diatomic gas is heated
is heated such that its temperature is raised by 50 degree Celsius. Raised by 50 degree Celsius. Then find delta U and delta H. सर आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया ही नहीं है कि वो हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर पे किया है या कांस्टेंट, और सी का वैल्यू भी नहीं दिया इस बार, क्योंकि आपको मालूम है आइडियल गैस के लिए जिस तरह का प्रोसेस वैसा सी लगता है, लिक्विड एंड सॉलिड की तरह नहीं है कि वो एस की वैल्यू ही यूज हो जाएगी, यहाँ पे जैसा प्रोसेस वैसा सी बदलता है। कुछ नहीं दिया है, देखते हैं आप लोग क्या निकालते हैं, निकालिए। चलो प्यारे बच्चों, जूल में, हाँ बेटा किसी भी यूनिट में निकालो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे वैल्यू चाहिए बस। चलो ठीक है, कर लिया, क्या है आंसर बताओ, नहीं हुआ, ओहो, कितना सिंपली तुम लोग देखो फंस गए। कितने लोगों को ये मालूम है कि डेल्टा एच अगर आइडियल गैस बोल दे तो हमें तो सिर्फ चाहिए वैल्यू सीपी का और डेल्टा टी चाहिए, कैसे गया किस तरीके से गया हमें क्या फर्क पड़ता है, बोलो। तो नंबर ऑफ मोल 2 है, एनसीपी की वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं कि डाई एटॉमिक के लिए कल टेबल बनाया था हम लोगों ने, डाई एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू कितनी 5/2 आर, और सीपी की वैल्यू कितनी, इसमें क्या था बेटा बताओ अर्शिया। ऐसा मैंने बोला कि आइडियल नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, मैंने गैस, तो गैस जब लिख दिया बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया है तो अंडरस्टूड क्या है वो आइडियल गैस, कितना आसान है ये, 2 से 2 गया, कितना सिली सा लॉजिक दिया तुमने, तुम पूछ भी सकते थे तुम लोग। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है,
350 R। अब R की वैल्यू अगर आप कैलोरी में लिखोगे तो 2 कैलोरी। अभी कितने लोग कह रहे हैं ऐसे ही डेल्टा U का वैल्यू कितना निकल जाएगा? NCP डेल्टा T, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग, सॉरी CV, और 2 CV का वैल्यू कितना है 5/2R इंटू डेल्टा T 50, 250R या 500 कैलोरी। चल अब समझ आ गया ना कैसे यूज करना है? कितना आ गया? समझ में आ गया ना सब चीज? तो सबसे आसान है क्या? हाँ बोलो क्यों? हाँ कहाँ दोनों यू इक्वल कहाँ है? ये 500 कैलोरी है, 700 कहाँ इक्वल है? कहाँ किया इक्वल? देखो ये सीवी है बेटा। चलो हो गया, कोई बात नहीं, मान लो गलती हो गई, आगे बढ़े, है ना? अब लिखो लास्ट प्रोसेस है डेल्टा एच का, वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, वही लास्ट था ना, चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन। Change in enthalpy for chemical reaction। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा ना। अब मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल कंबशन रिएक्शन से। मान लो आपने मीथेन ले लिया और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या आता है इसका? CO2 एंड H2। अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो ये 2 एंड CO2 में क्लियर हुआ? बोलिए। अब एक बात बताओ, अच्छे से समझ करके बताना, ठीक है? मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं और उसमें मैंने 1 मोल CH4 डाल दिया एंड मान लो 2 मोल स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ऑक्सीजन, एंड इसको बर्न कर दिया, इग्नाइट कर दिया। तो क्या होगा? रिएक्शन होना शुरू होगा, ये तुरंत इसके साथ कंबाइन कर रहा होगा। ये कोई रिवर्सिबल चेंज तो है नहीं, इरिवर्सिबल चेंज है। बोलो, हर मोमेंट पे टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल स्टेट का हमें मालूम होगा, बाद में जब रिएक्शन होकर के कहानी हो जाएगी तब उसके बाद मालूम होगा। तो ध्यान रखना, जब भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सराउंडिंग में हम हमेशा, अगर हमें हीट मेजर करना है, भर भर के यहाँ पे वाटर ले लेते हैं। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बाहर आएगी और वही हीट बगल में जो पानी रखा हुआ है उसको गर्म कर देगी। जितना टेम्परेचर इसमें रेज हुआ उसका अगर हमें थर्मोमीटर लगा के मेजर कर लिया तो कितने लोग कह रहे हीट हमें मालूम चल गया। हीट जो मालूम चला, और अगर मैंने इस पे कांस्टेंट प्रेशर रख रखा है 1 atm का, तो वो जो हीट निकल के आई वही डेल्टा एच था इस रिएक्शन का। अब मान लो इसको बंद करके अच्छे से रखा हुआ है, तब अगर वो जो हीट बाहर निकल के आई वो डेल्टा यू हो जाएगा। डू यू गाइस एग्री? मतलब हमारे पास 2 कंडीशन है हीट मेजर करने का, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट
अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला निकल के आया हीट बाहर यहाँ पे, और ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये Q फॉर वाटर कांट बी कैलकुलेट ms डेल्टा T से। सबको समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वैल्यू आपको निकल जाएगा बेटा, और इससे आप आराम से हीट वैल्यू निकालोगे। लेकिन वो उस हीट को मैं डेल्टा H लिखूं या डेल्टा U लिखूं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस रिएक्शन को कैसे कैरी आउट किया है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किया है तो डेल्टा H, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है तो डेल्टा। इसी को एनसीईआरटी में बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक कंटेनर बनाया बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि आइसोलेटेड चैम्बर होता है, उसके अंदर एकदम चारों तरफ से क्लोज करके उसके अंदर रिएक्शन कराते हैं, मोस्टली कंबशन रिएक्शन। जब कंबशन रिएक्शन कराते हैं तो उससे जो निकलने वाली हीट है उसको मेजर करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, मैंने तो बड़ा लूज सेंस में बता दिया, हीट सिर्फ लिक्विड वाटर का, बट अगल बगल कोई चैम्बर रखा है उसका भी तो हीट कैपेसिटी होगा, उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबका जोड़ करके लिखते हैं। अब सब हीट निकालने आता है, तुम निकाल लोगे ना? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच या डेल्टा यू मेजर करते हैं। अच्छा, अब बात है कि चलो डेल्टा एच या डेल्टा यू तो आ गया, बट आया तो कोई एक ही चीज ना, या तो डेल्टा एच या तो डेल्टा, डिपेंड करता है कंडीशन आपने क्या कर रखा था, यही ना। दूसरा निकालना है तो हम क्या करें, या तो दो चीजें हैं, या तो एक बारी कांस्टेंट प्रेशर पे करा के निकाल लो, एक बारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या फिर एक बारी आप यहां एफर्ट लगाओ और दूसरा केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन से थोड़ा दिमाग लगा के निकाल सकते हो। कैसे, वही समझेंगे हम लोग। देखो ये गैस है बेटा, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड वाटर है। अगर मान लो मैं 298 केल्विन पे कराता हूं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे अगर कराता हूं तो H2O तो लिक्विड है ना, बोलो। टेम्परेचर याद रखना केमिकल रिएक्शन का इनिशियल एंड फाइनल सेम हो जाता है, क्योंकि यहां से जब हीट निकल के आएगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब कितने लोग कह रहे सर हमें तो एक ही इक्वेशन मालूम है, क्या? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अच्छा, यहां U के बजाय E भी यूज कर सकते हैं, याद रखना E। जहां E और U रिप्रेजेंट्स इंटरनल एनर्जी ना, दोनों एक ही चीज होता है। तो आप बताओ, यहां से मैं अगर करूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। कितने लोग कह रहे हैं ये कुछ और नहीं, प्रोडक्ट का है। भाई फाइनल क्या बचेगा? इनिशियली कौन रहने वाला है? ओनली CH4 एंड O2। फाइनली क्या होने वाला है इसमें? फाइनली क्या बचने वाला है? हाँ, CO2 एंड H2। तो कितने लोग कह रहे हैं ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखूंगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, समेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। माइनस summation of number of moles of into RT। P2V2 क्या होगा? प्रोडक्ट का मोल इंटू RT रिएक्शन। अच्छा, गैसियस ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गैस की वजह से ही तो बाउंड्री पे प्रेशर आएगा, लिक्विड तो नीचे सेटल्ड है, समझ में आ रहा है ना, और बाउंड्री का ही प्रेशर लेते हैं, बाउंड्री का ही सारा कहानी लेते हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं आ गया डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। याद रहेगा क्या? बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो अगर एक वैल्यू भी मालूम चल गई तो दूसरी इस तरीके से हम निकाल पाएंगे, डेल्टा NGRT लगा करके। सबको क्लियर हो गया? प्लीज राइट डाउन द होल थिंग। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, रिलेशन क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये याद रखना है फाइनली, ये दिमाग में होना चाहिए। बाकी पूरी कहानी को बॉक्स में बंद करके
प्रोसेस समझ लो, वो समझने वाला है और ये याद करने वाली चीज। मतलब आप यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करोगे और इसको समझने के लिए आया कैसे वो पूरा कहानी मैंने आपको समझाया। उसको कहीं साइड में जैसे एनसीईआरटी में नहीं बॉक्स बना करके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया रहता है, वैसे ही कर लेना, लिख करके, स्टेटमेंट लिख लिख करके। सबने कर लिया, नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आइडेंटिफाई द रिएक्शन among the following for which delta H becomes equal to delta U। पहला लिखेंगे N2 गैस plus 3H2 गैस 2NH3 गैस, N2 plus 3H2 2NH3 गैस। इसके लिए डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन बताइए। दूसरा P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस ना, ये डबल साइडेड के बजाय सिंगल साइडेड कर लेना बेटा। ऐसा कुछ नहीं है। चले आगे बढ़े। सॉलिड P4 O10 सॉलिड होता है बेटा। हो गया? क्लियर हो गया सभी को बेटा? बोलिए। क्या आया इसके लिए? डेल्टा NG बताओ इसका कितना है? 2 प्रोडक्ट है, उसमें से 1 + 3 रिएक्टेंट, कितना हो गया? -2। इसका डेल्टा NG
-5, इसका डेल्टा एन जी 0, इसका डेल्टा एन जी। सबको क्लियर है? अभी पहले वाले के लिए, फर्स्ट के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 RT। बताओ इस रिएक्शन को देख करके क्या लगता है, कौन बड़ा है? डेल्टा यू बड़ा है, क्योंकि इसमें से कुछ घटाने पे ये बन रहा है। सो डेल्टा यू इज बिगर देन डेल्टा एच। इस रिएक्शन के लिए भी वही हाल है। इस रिएक्शन के लिए दोनों, और इस रिएक्शन के लिए सब क्लियर हो गया? नोट कर लेना बेटा इसको। सबको क्लियर हो गया? बोलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? चलो ग्रेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। लिखो, किरचॉफ्स इक्वेशन। ये क्या है भाई और क्यों यूज करते हैं इसको? लिखो, किरचॉफ्स, KIRCHHOFF। बेटा देखो, KIRCHHOFF, किरचॉफ्स इक्वेशन। ये क्या है कि जैसे मान लो आपका कोई एक रिएक्शन है, से फॉर एग्जांपल यही है N2 + 3H2 2NH3, और इसका डेल्टा H1 दिया हुआ है T1 पे। तो बोल रहा है डेल्टा H2 का वैल्यू कितना होगा एट T2। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका तरीका होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। अब ये डेल्टा Cp का मतलब क्या है ये समझना है। डेल्टा Cp प्रोडक्ट में, ध्यान से समझो बेटा, Cp ऑफ प्रोडक्ट इंटू स्टोइकियोमेट्री माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट इंटू इट्स स्टोइकियोमेट्री। कहने का मतलब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ऐसे लिखूंगा 2 इंटू Cp ऑफ अमोनिया माइनस 1 इंटू Cp ऑफ N2 माइनस 3 इंटू Cp ऑफ H2। समझ पा रहे हो ये क्या चीज है? ये बिल्कुल एकदम प्लेन है, सिंपल है। और ये T2 माइनस T1 क्या है? T2 माइनस T1 क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर उधर लेके जाओगे तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू Cp ऑफ अमोनिया इंटू डेल्टा T माइनस, ब्रैकेट में कर लो,
1 into Cp of N2 into delta T plus 3 into Cp of H2 into delta T। बोलो NCP delta T क्या होता है? फर्दर चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 का वैल्यू आ रहा है ना। बेसिकली ये क्या कहानी हो रहा है कि जैसे मान लो ये H1 था और ये H0 है, मान लो स्टैंडर्ड जिस टेम्परेचर पे इसको मेजर कर रहे हैं, और फिर ये H2। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये वैल्यू दिया है इसने, ये टेम्परेचर T1 था, ये T2, ये वैल्यू डेल्टा H2 है। तो आप पूछ रहे हैं ये गैप बताओ, तो कितने लोग कह रहे हैं ये गैप बताने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर मुझे मालूम है तो हर मॉलिक्यूल का अपने रेस्पेक्ट में डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन वाइज वैल्यू डिफर कर गया होगा। तो वही तो आ रहा है, सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, ये बड़ा यूज है। ये कब है? अनडाउटेबली एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो ये डेल्टा H2 नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? डेल्टा U2, ये U1, और यहां पे क्या आ जाएगा Cp की जगह? Cv। समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया सबने? लिख लो। सिमिलरली डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CV। अंडरस्टूड है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और डेल्टा CV का मतलब ये, अब वैसे दिमाग में क्या आ रहा था, डेल्टा CP का मतलब क्या हुआ? CP ऑफ अमोनिया माइनस दिस, ये गलत है, स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई, ताकि वो मोल का फैक्टर रहे ना। तो यहाँ पे ये प्लेन CP भी नहीं, 2 इंटू जैसे। सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। ये हमारा किरचॉफ्स इक्वेशन था, अगर इंथैल्पी में वेरिएशन हो रहा हो तो। अब देखो, इतनी बात अगर आप समझ चुके हो तो एक पॉइंट लिखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नोन एज हिस लॉ। करोगे? हेडिंग डालो, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, HESS। हाँ हिस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हिस बोला मैंने, हिस नहीं, हिस बोला। रुक जाओ बेटा। HESS, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ना, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब पहले थियरी समझ लो, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है, इनका क्या कहना है
इनका ये कहना है कि अगर आपने कोई रिएक्शन है, कोई प्रोसेस है जिसमें आप ए से सपोज करो डी में पहुंचना चाह रहे हो, और ए से डी में पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ इसका डेल्टा एच आर होगा। डेल्टा एच आर का मतलब केमिकल रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? एट सम टेम्परेचर टी। सो ये बोल रहे हैं कि भाई आप ए से डी में होकर के जाओ, या आप पहले ए से बी होके चले जाओ, बी से कहीं सी चले जाओ, और सी से डी घूम करके आओ। अगर हर जगह पे ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 है, तो जितने भी स्टेप में आप ब्रेक करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो डेल्टा HR का वैल्यू है वो चाहे आप रीरूट होकर के जाओ चाहे सीधे जाओ, वैल्यू सेम ही रहने वाली है। It will be the sum of all the intermediate steps involved in the final conversion। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। आप अगर इधर से सीधा सी के बजाय कोई ई में चले गए और ई से सीधा डी में चले गए H5 एंड H6, तो कितने लोग कह रहे हैं कि यही वैल्यू डेल्टा HR का डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6 भी हो जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? ना क्लियर हो रहा है मेरी बात? इनके कहने का मतलब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो आप कैसे जा रहे हो इस बात पे डिपेंड। स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। इसलिए आप इधर से सम करो, इस साइड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीधे करो तो भी कुछ नहीं। इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना हो तो। लिखो, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन इज सेम। ये क्या मैं लिखवा रहा हूं? हिट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का डेफिनेशन। द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन is the same whether the reaction takes place in one step or series of steps. The change in enthalpy for a reaction is same whether it takes place in one step or series of steps. Okay? और इसी को क्या लिख लो, दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लो, और the enthalpy change for a chemical reaction is same. The enthalpy change for a chemical reaction is same regardless of the path by which the reaction occurs. Regardless of the path by which the reaction occurs. लिख लिया सबने? Regardless of the path by which, okay guys, got it? Very great everybody. बता दो ये सब ना। सभी को क्लियर हो गया ना ये बात? बहुत बढ़िया, आ जाओ अब देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है? सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, कैरेक्टरिस्टिक का स्पेलिंग बोलो। एक बंदा बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच। सबसे पहला क्या है? इट इज अ स्टेट फंक्शन।
दूसरा क्या है, अब बात समझना, ध्यान से समझना। मान लो if A to B transformation is taking place, if A to B transformation is taking place and its value is delta H, then अगर ये 2A से 2B हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 times of delta H। हाफ A एंड हाफ B हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा। क्यों डायरेक्टली क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इंथैल्पी चेंज एक एक्सटेंसिव फंक्शन है, जैसे जैसे मोल बढ़ाओगे या घटाओगे उसी रेशियो में वैल्यू बदलती चली जाएगी, बिकॉज इट इज अ, हाँ जी, एक्सटेंसिव वेरिएबल। अगला देखेंगे, if A to B transformation having value delta HR, बताओ बेटा B to A करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो सोच करके बोलो यार। हाँ माइनस डेल्टा एच आर होगा, क्या बात कर रहे हो यार। अगर A से B बनने में 3 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो B से A जाने में रिलीज होगी, कैसी बात कर देते हो कभी कभी, 1/, पता नहीं कहां से आ रहा था, माइनस डेल्टा एच आर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे घुस गया इसका दिमाग, तो यहाँ भी स्क्वायर बोलना चाहिए था ना फिर तो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और बाकी मैंने आपको ये लिखवाया ही है कि भाई डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा Cp, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो बेटा सबको क्लियर हो गया ये बात पे, हाँ। अब एक क्वेश्चन करें, उस पर आप कर लोगे, ये लिखिए, दैट विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। आइए चलिए, बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो ठीक है, बिल्कुल बात नहीं। लिखो, find the delta H, find the delta H find the delta H for the reaction 4 ammonia gas plus 5 O2 gas changing into 4 NO gas plus 6 H2O गैस, इसका आपको डेल्टा H निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, गिवन N2 गैस प्लस O2 गैस फॉर्मिंग 2NO गैस, इसका डेल्टा H1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, -180 किलो जूल पर मोल। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अमोनिया फॉर्मेशन। बिल्कुल बात नहीं बेटा, कितनी बातें करते हो। इसका डेल्टा H2 का वैल्यू दिया है -100 किलो जूल पर मोल। एंड तीसरा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग H2O गैस, डेल्टा H3 का वैल्यू -250 किलो जूल पर।
ऑल द रिएक्शन आर कैरिड आउट एट सेम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन करिए, इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे। इसको सॉल्व करिए, देखते हैं कौन बताता है पहले। वही जो कैरेक्टरिस्टिक समझाया उसका यूज करना, कैरेक्टरिस्टिक एंड हेस लॉ का यूज करना। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कितने लोग का आंसर आ गया? आई चलिए देखते हैं। सर 1660। आओ चलो समझते हैं बेटा। स्टॉप राइटिंग एंड फोकस, क्योंकि इतना टाइम काफी था। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, एक तो लेमन वाला तरीका है कि बिल्कुल जो जो चीजें लिखा हुआ है उस हिसाब से करें। कहने का मतलब 4 अमोनिया लिखा हुआ है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए। यहाँ कितना अमोनिया है? 2। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो 2N2 प्लस 6H2 विल बिकम, इससे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है? 2 से। 4 अमोनिया क्यों किया है? क्योंकि मुझे 4 अमोनिया चाहिए। इसका वैल्यू कितना हो गया? डेल्टा। अब H2 कितना हो गया? नया नया वैल्यू कितना हो गया? -200। अरे भाई 2 से जब सब पे मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये सुनो, अभी कितने लोग कह रहे हैं ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो पूरा उल्टा चाहिए, क्योंकि मुझे अमोनिया लेफ्ट साइड में चाहिए। तो अमोनिया लेफ्ट साइड में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? +200। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? 4 अमोनिया 2N2 प्लस 6H2। डू यू गाइज अग्री? अच्छा, ऐसे ही आपको ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, ये गलती मत करना बेटा। ऑक्सीजन दो दो रिएक्शन में, तो इसलिए ऑक्सीजन आपको 5 चाहिए, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को इग्नोर मारो। जो एक से ज्यादा रिएक्शन में दे उस पर ध्यान मत दो, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे एनओ। एनओ कहां पे है? सिर्फ यहां पे। और कहीं एनओ दिख रहा है? नहीं। बेस्ट, तो एनओ यहीं से डिसाइड होगा। एनओ हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, कितना चाहिए? 4। तो कितने लोग कह रहे हैं पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2N2 प्लस 2O2। और इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स -360। सबको समझ में आ रहा है? ओके जी। अब 6H2O, अब देखना है हमें H2O कहां पे है। H2O यहां पे है, सिर्फ यहां पे, और कहीं नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी 6H2 प्लस 3O2 विल बिकम 6H2O
तो डेल्टा एच इसका कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने, 250 इंटू 6 -1500। आ गया क्या समझ में सबको? अब कितने लोग कह रहे हैं अगर अब इनको सीधा जोड़ दूं मैं, तो देखो अमोनिया हमारा इधर आ जाएगा और N2 गया, H2 भी गया 6 एंड 3 2 5 बन गया क्या? तो हमारा ये रिएक्शन जोड़ने के बाद सीधा यहां पहुंच जाएगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू जब इन रिएक्शन को ऐड करने से बन रहा है तो इनके डेल्टा एच का सीधा समेशन यूजिंग हेस लॉ। क्या गया आंसर? 200 माइनस 360 माइनस 1500 कितना आ गया आंसर? 1 या गया। दिस इज वन ऑफ द वे जो आप ऐसे ऐसे करके कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और अगर स्मार्ट बनो तो यहीं पे ना ऐसे कर सकते हो। पहले रिएक्शन में रिलेशन लिख लो। मान लो ये पहला रिएक्शन, और मान लो ये दूसरा रिएक्शन, मान लो ये तीसरा है, मान लो ये चौथा है। ठीक है, मान लिया सभी ने। अब आप कैसे लिख सकते हो? रिएक्शन 1 इज इक्वल टू 1 को लाने के लिए हम सीधा सीधा पकड़ लेंगे कि क्या काम करना है। अमोनिया को मुझे 4 चाहिए, वो भी लेफ्ट साइड। अमोनिया कहाँ है? यहाँ है, 2 टाइम्स है। लेफ्ट करने का मतलब इसको उल्टा, कहने का मतलब कि डेल्टा H2 को उल्टा करना पड़ेगा, तो -2 करना पड़ेगा रिएक्शन को। अरे ये सेकेंडरी, सॉरी 3 था ना, हाँ, माइनस टाइम ऑफ, अरे सुन रहे हो मेरी बात, 3 करना पड़ेगा और उसमें भी हमें 2 अमोनिया लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे रिएक्शन को तो हमें, ये रिएक्शन लिख रहा हूं और इसमें मल्टीप्लाई बाई 2। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से कितने लोग कह रहे हैं मुझे चाहिए 4NO। 4NO, NO कहाँ है? पहले वाले में, मतलब कि एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, ये मैंने नंबरिंग थोड़ी सी ऐसी कर रखी है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 यहाँ 3 और इसको 4 कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसका देखो डेल्टा H1 H2 लिखा है ना। सो रिएक्शन 4 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन 2 एंड मल्टीप्लाइंग विथ, ठीक है। और NO हमें 4 चाहिए तो इसमें डबल से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H, मतलब फर्स्ट रिएक्शन। एंड कितने लोग कर रहे हैं? थर्ड वाले में 6 से मल्टीप्लाई। अब जब इसमें ये रिलेशन है तो कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा H में भी वही होगा, डेल्टा H4 इज इक्वल टू माइनस। अब जरा इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर ये करके देख लेना सीधा सीधा। अब सीधी सीधी वैल्यूज लिख लो बस। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको सुटेबल लगे वो करना, इससे थोड़ा जल्दी होगा। विद दिस गाइस वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर। दैट्स ऑल एवरीवन।